हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपको इस वीडियो में। आज 9th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन। हिंदी में इसको हम गति बोलते हैं। तो गति चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें केवल हम 3 पॉइंट्स में आज डिस्कशन करेंगे। मोशन, व्हाट इज मोशन, एंड वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। केवल 3 टॉपिक को आज कवर करेंगे, डिटेल में देखेंगे व्हाट इज मोशन। डिटेल में आप देखना, जल्दीबाजी नहीं है। एक बार इस चीज को समझ लोगे तो आप किसी भी किताब को पढ़ो, आपको ये बात समझ में आएगी कि मोशन होता क्या है। वाकई एक इम्पॉर्टेंट है और आज की जो क्लास है आपको एक नया एंगल देगी सोचने के लिए। आपके नजरिए में मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आपके नजरिए में कुछ चेंजेस आएगा मोशन को देख। तो मोशन का डेफिनेशन क्या होता है? द वेरी फर्स्ट मोशन का जो डेफिनेशन अगर बच्चों से पूछा जाता है तो वो देते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस आती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में। हिंदी में बात करूं तो अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है समय के साथ तो उसको हम कहते हैं वो गति में है, मोशन में। क्या एग्जैक्टली यही डेफिनेशन सही है? अगर ये सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है वो हम देखेंगे। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज कर लो कि हमारे पास ये एक बस है और इस बस में 2 पर्सन बैठे हुए से यहां पर पर्सन ए और यहां पर पर्सन बी। ए एंड बी किसी बस में बैठे हुए और ये बस किसी पॉइंट 1 से मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पर जा रही है। मान लो पॉइंट 2 पर जाने वाली, किसी पॉइंट बस स्टैंड 1 से बस स्टैंड 2 पर ये बस जाने वाली है और ये 2 लोग इसमें बैठे हुए हैं। तो द डेफिनेशन है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो वो मोशन में। अब कंडीशन समझना इस चीज में, पर्सन ए एंड पर्सन बी दोनों बस में बैठे हुए हैं और इनकी बस में जो ये सीट है इन दोनों के बीच में 3 मीटर की डिस्टेंस है। 3 मीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के सीट के बीच में और ये थ्रू आउट द जर्नी मूव नहीं कर रही है। थ्रू आउट द जर्नी ना ए बी के पास जा रहा है ना बी ए के पास जा रहा है। थ्रू आउट जर्नी ए और बी की सीट फिक्स है। बस पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाने वाली है, राइट? अब समझना ये है कि ये दोनों मोशन में है या नहीं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या ए और बी दोनों मोशन में है? तो आंसर आपका आएगा यस। अगर आपका आंसर आ रहा है हाँ, तो मैं कहूंगा कि क्या ए की पोजीशन चेंज हुई है? क्या ए बी के पास गया है? तो कंडीशन मैंने पहले लगाया था कि ए बी के पास नहीं गया है और ना बी ए के पास है। तो ये जहां पर बैठा है वो वहीं पर बैठा है, इसकी पोजीशन चेंज हुई नहीं और ना इसकी पोजीशन चेंज हुई। तो इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हुई तो हम कह सकते हैं कि ए और बी मोशन में है। जब पोजीशन चेंज ही नहीं हुई तो मोशन में कैसे हुआ? फिर डेफिनेशन गलत हो जाएगा। फिर बात आती है, अगर आप बोलते हो कि नहीं ये मोशन में नहीं है, तो फिर मैं जब बोलूंगा कि अगर ये बस स्टैंड 1 पर थे तो कुछ टाइम बाद ये दोनों ही बस स्टैंड 2 पर चले जाएंगे। उस कंडीशन में इनकी पोजीशन चेंज कर गई, तो फिर ये मोशन में है कि नहीं? तो आंसर इज यस, मोशन में। तो एक ही टाइम पर ये मोशन में भी है और उसी टाइम पर मोशन में नहीं भी है। इसका मतलब जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, जो ये एम्बिगस सिचुएशन पैदा कर रही है कि वो भी सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है, वो भी गलत है और ये भी गलत है। तो डेफिनेशन को करेक्ट करते हैं। डेफिनेशन को करेक्ट करने में ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम विद अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विद अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब मेरा ये है कि
ए एंड बी को हम देख किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रहे हैं। अगर हम ए और बी को ग्राउंड अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सपोज कर लो कोई पर्सन अर्थ पे खड़ा है, रोड पे खड़ा है और फिर ए और बी को देख रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में बस स्टैंड ए से लेकर बस स्टैंड बी पर गई है, तो उसके रेस्पेक्ट में इस बस की पोजीशन चेंज हो गई। जब बस की पोजीशन चेंज हो गई तो इन दोनों पर्सन की भी पोजीशन चेंज हुई है और वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो उस कंडीशन में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मोशन में है। लेकिन जैसे हम बस के अंदर आके खड़े हो जाते हैं, सपोज कर लो कोई तीसरा पर्सन यहां पर है और वो बस के अंदर से इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब बस के अंदर से इन दोनों को देख रहा है तो ना इसकी पोजीशन यहां जा रही ना इसकी पोजीशन, किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो उस कंडीशन में अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस का ये फ्लोर है तो ये दोनों मोशन में नहीं है। तो मोशन का जो डेफिनेशन आता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आता है। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हैं तो मोशन का डेफिनेशन चेंज हो जाता है, मतलब कि मोशन एग्जैक्टली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ इसका डेफिनेशन आता है। तो डेफिनेशन क्या होगा कि when an object changes its position with respect to time with a frame of reference is known as motion। किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेना जरूरी, तो ये मोशन में। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से एग्जांपल लेके कह रहा हूं। सपोज कर लो मैं आपको बोलूं आप क्लास में बैठे हो या अपने घर में बैठे, तो अभी आप मोशन में हो, बैठे हो आप चेयर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, तो क्या आप मोशन में हो? आंसर इज नो। और फिर मैं कह रहा हूं कि बेटा कुछ साइंटिस्ट हमारे स्पेस स्टेशन में है, ऊपर से आपको देख रहे हैं, क्या पृथ्वी आपकी रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है? आंसर इज यस। अब बताओ कि आप मोशन में हो? जब पृथ्वी मोशन में है तो आप मोशन में हो? आंसर इज यस। अभी जो आप सोच रहे हो कि अभी आप चेयर पे बैठे हो, उससे पहले बोला कि मोशन में नहीं, वो आंसर था आपका विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अर्थ था। जब मैंने बोला कि अब चले जाओ स्पेस में, स्पेस स्टेशन पे चले जाओ और वहां से देखो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब चेंज हो चुका है। अभी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चले गए स्पेस स्टेशन में, वहां से जब देख रहे हो तो उस कंडीशन में आप मोशन में आ रहे हो। अर्थ से देख रहे हो तो मोशन में नहीं आ रहे हो। अब चलो ये एग्जांपल समझ में आ गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैटर करता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कर लो कि आप बाइक पर बैठे हो, बाइक चल नहीं रही है और कोई हवा भी नहीं चल रही, और अचानक से बाइक चलने लगे तो आपके बाल उड़ने लगे। अब बताओ कि मोशन में कौन है? मतलब हवा मोशन में आ गई या आप मोशन में चले गए? आंसर इज दोनों कहा जा सकता है। ये थोड़ी बड़ी बात है, उससे छोटी बात अभी एक बार लेकर आता हूं, फिर मैं इसी एग्जांपल पे आऊंगा, फिर ज्यादा समझाऊंगा। सपोज कर लो मोशन को समझाने के लिए आपको एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं। आप स्टेशन पे गए हो और दो ट्रेनें दो प्लेटफॉर्म पे लगी हुई। ट्रेनों की सिचुएशन के साथ ऐसा है कि उसमें सारी खिड़कियां बंद है, केवल एक खिड़की एक ट्रेन की खुली है और एक खिड़की दूसरी ट्रेन की खुली है। जब ट्रेन चलती है तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं आती कि उस पर ट्रेन चल रही है, ऐसा जर्क महसूस नहीं होता, उसमें झटके नहीं लगते। अब एक पर्सन ट्रेन ए में बैठा है और एक पर्सन ट्रेन बी में बैठा हुआ है। ट्रेन रुकी हुई है दोनों। कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है ए को कि बी उससे दूर जाया जा रहा है और फिर बी को लग रहा है कि ए उससे दूर जाया जा रहा है। दोनों को लग रहा है कि ट्रेन चलनी शुरू कर दी। अब बताओ कौन सी ट्रेन मूव कर रही है? अभी पजल हो। कंडीशन ये है कि किसी भी ट्रेन में जर्क वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि हिल रहा है, बस कैसा लग रहा है कि वो पीछे चीजें छूटती चली जा रही है, इसलिए लग रहा है कि ट्रेन मूव कर रही है। कोई ट्रेन में हिलडुल नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं आ रही। एग्जैक्टली जो अभी आप सोच रहे हो वही डेफिनेशन है मोशन का, एग्जैक्टली वही फीलिंग है मोशन का। अगर
पर्सन ए अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है बी को, तो एक्चुअली में वो बी ए के लिए मोशन में है, और बी अपने पर्सपेक्टिव से ए को देख रहा है, तो ए मोशन में, बी मोशन। ट्रेन कोई सी भी बाहर से कोई सी भी चल रही हो, डजेंट मैटर, बाहर वाले पर्सन के लिए जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके लिए ट्रेन कोई सी भी चले, डजेंट मैटर, बड़ी बात है। मोशन में पर्सपेक्टिव देखा जाता है। अब पर्सपेक्टिव की बात आते हैं अपनी बाइक के ऊपर। जब हम खड़े हैं, अब मान लो बाइक खड़ी है और आंधी चलने लग गई, उस टाइम पर बाल उड़ रहे हैं, तो चल कौन सा रहा है? आंधी चल रही है, हवा चल रही है, ओके, मोशन में हवा है, बाल उड़ रहे हैं, राइट। अब हवा नहीं चल रही, बाइक चलने लग गई, फिर भी बाल सेम टू सेम उड़ रहा है, वैसे ही उड़ रहा है जैसे आंधी आने के बाद उड़ रहा था। अब बताओ मोशन में कौन है? तुम, मतलब बाइक या हवा? अगर बाल को देखो तो पता ही नहीं कर पाओगे कि आंधी की वजह से ये बाल उड़ रहे हैं या बाइक चलने से उड़ रहे हैं। एक्चुअली में यही होता है मोशन के साथ। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अगर दोनों में रिलेटिव मूवमेंट हुआ तो मोशन है, अगर रिलेटिव मूवमेंट नहीं हुआ तो मोशन नहीं। अब 9th क्लास में हो इसलिए डाइजेस्ट करना लिटिल बिट टफ होगा। मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूं जो 11वीं क्लास में बच्चे जाकर जो साइंस लेते हैं वो सीखते हैं, तो लिटिल बिट टफ होगा। बट आपके लिए यही समझो कि मोशन का डेफिनेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिया जाता है। दिमाग की बत्ती खुल जाती है कि मोशन इतना ज्यादा कमाल की चीज है, एक अच्छी चीज है, जो समझ वाली बात है। वैसे डेफिनेशन से बात खत्म नहीं होती। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी और अब काफी कुछ आपके सोचने का नजरिया बदल गया होगा। तो शुरू करते हैं। अब इस मोशन से आगे बढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तरफ एंड स्केलर क्वांटिटी की तरफ। ठीक, 9th क्लास में वेक्टर एंड स्केलर के बारे में बहुत ही कम पढ़ाया गया है। इसकी शुरुआत ही 11वीं क्लास में होती है। फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं 11वीं क्लास में तब जाते हैं, यहाँ पे बहुत कम है, बट फिर भी ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बेस आपका यहीं से शुरू हो रहा है। तो शुरू करते हैं वेक्टर को। फिजिक्स में दो क्वांटिटीज ऐसी होती हैं आपके 9th क्लास में जिसको समझना जरूरी है, एक वेक्टर क्वांटिटी एंड एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन क्वांटिटीज के साथ। क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। एक क्वेश्चन है हाउ मच का, हाउ मच हिंदी में कितना, और एक है वेयर किधर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जिसको पहचानना है हमें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए दो क्वेश्चन पूछने आपको उस क्वांटिटी के साथ एसोसिएट करके। एक क्वेश्चन हाउ मच का और एक क्वेश्चन वेयर का। दोनों सवालों का जवाब अगर आपको मिल जाता है, कितना का भी जवाब मिल जाता है और किधर का भी जवाब मिल जाता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर केवल एक का जवाब मिल रहा है हाउ मच का, तो वो स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के रूप में अभी बताता हूं, ये पेन है मेरे हाथ में, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं कि इसका वजन कितना है, मास कितना है, मास। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाउ मच क्वांटिटी नंबर, हाउ मच को हम क्वांटिटी भी बोल देते हैं, हाउ मच को
क्वांटिटी बोलते हैं एंड वेयर को डायरेक्शन, दिशा। तो हाउ मच का रिप्लाई मुझे चाहिए, इस पेन का वजन कितना है, तो कोई बच्चा बोलेगा 10 ग्राम। सो 10 ग्राम इज अ नंबर, नंबर गिनती वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी ने बोल दिया नहीं 15 ग्राम, तो अभी क्वांटिटी बढ़ गई, 10 से 15 हो गई, तो ये नंबर है। तो हाउ मच का जो रिप्लाई होता है वो एक नंबर होता है। और फिर जब सवाल पूछूंगा कि वेयर, इस पेन का वजन किधर है, डायरेक्शन क्या है, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, थम रहे हो, हाँ, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शन। तो अभी आपको समझ में आ रहा, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि अगर इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ दोनों सवालों का जवाब मिल रहा है, हाउ मच का भी एंड वेयर का भी, तब तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज ये स्केलर क्वांटिटी है। अभी आपको पता चल गया इसका वजन, मास कितना है, 15 ग्राम, किधर है पता नहीं, इट मींस ये वेक्टर है या स्केलर, से स्केलर क्वांटिटी ऑफ कोर्स, बिकॉज इसका डायरेक्शन नहीं पता। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। एक जरा किताब दे बेटा, हाँ कॉपी दे दो। ये मेरे हाथ में कॉपी है, रजिस्टर है, इसके ऊपर ये मैंने पेन रख दिया, ठीक है, और इस पेन को मैं अब धक्का दूंगा, फोर्स लगाऊंगा, ये फोर्स लगा दिया, फोर्स समझेगा, फोर्स, अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना न्यूटन, हाउ मच न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई। आंसर हो सकता है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, द नंबर, क्वांटिटी, आंसर मिल गया। मैं बोल सकता हूं 5 न्यूटन, मैं बोल सकता हूं 10 न्यूटन, आंसर मिल गया। ओके, एक सवाल का जवाब मिल गया। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं किधर, वेयर, डायरेक्शन क्या है। आप बोल सकते हो सर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, से दिस इज नॉर्थ, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। तो किधर का भी आंसर मिल रहा है, कितना, 10 न्यूटन, और किधर, नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब ये हुआ, ये फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स की बात हो रही है, इसमें नंबर का भी पता चल रहा है और डायरेक्शन का भी पता चल रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो आप याद रखना वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल, बहुत सारे ऐसे और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी में अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या लिया, फोर्स, और इसमें क्या लिया था, इट्स मास। इसमें और क्या ले सकता हूं, आपको दिखाता हूं, देखो इसमें मैं टाइम ले सकता हूं, है ना, टाइम ले सकता हूं। टाइम मान लो अभी मैं कितने देर से पढ़ा रहा हूं, आप कह सकते हो सर 5 मिनट से पढ़ा रहे हो, 10 मिनट से पढ़ा रहे हो, टाइम इज अ नंबर, 10 मिनट इज अ नंबर। सो नंबर है, इसमें डायरेक्शन है क्या, किस डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सो ये स्केलर क्वांटिटी, ओके, मास भी स्केलर क्वांटिटी। और मैं क्या ले सकता हूं, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड समझाऊंगा आगे चल के, ये सारी चीजें क्या होती है मैं समझाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए लिख देता हूं, बस लिस्ट अप कर देता हूं। फोर्स, उसके बाद क्या हो गया, मास, और यहां पे हो जाएगा वेट, वेट, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर होंगे और ये स्केलर है। आई होप ये आप बात समझ में आई, और इसमें इंपॉर्टेंट मोशन का डेफिनेशन समझ में आया। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी ठीक है, ये तो बात ओके है, बट जो मेन समझना है आपको वो मोशन का डेफिनेशन।
वो अगर आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आप होशियार बच्चे, आपके अंदर IQ बहुत ज्यादा है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।